बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम जितना डिक्रीज हो रहा हो या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में यूनिट टाइम के अंदर जितना इंक्रीज हो रहा हो, इसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन करेंगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, और टाइम सेकंड में लिया जाता है। चूंकि टाइम की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सेकंड है, इसलिए हम यूं भी कह सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर सेकंड और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर सेकंड। और चूंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, इसलिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम। और रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, इसलिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। और रिएक्शन के दौरान चूंकि प्रोडक्ट अपीयर होते हैं और रिएक्टेंट्स डिसअपीयर होते हैं, इसलिए हम यूं भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स। या इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट्स। चाहे रिएक्टेंट कंज्यूम हो या प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो, दोनों केसेस में केमिकल चेंज आती है। इसलिए इन तमाम डेफिनेशंस को हम सम अप करके यूं भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ केमिकल चेंज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, और वी कैन से रेट ऑफ केमिकल चेंज पर सेकंड इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। और आमतौर पर रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को मोलैरिटी की टर्म में लिखा जाता है। नॉर्मली कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मोलैरिटी, और मोलैरिटी की यूनिट है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, या इसको मोल पर लीटर भी कहते हैं। और टाइम को आमतौर पर एक्सप्रेस किया जाता है सेकंड्स में। इट मीन रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आमतौर पर लिखी जाती है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड और मोल पर लीटर पर सेकंड। और मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर हो या मोल पर लीटर हो, ये एक्चुअली मोलैरिटी है। मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन को एम पर सेकंड, एम स्टैंड्स फॉर, कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी। अगर गैसेस इन्वॉल्व हों रिएक्शन में, तो गैसेस के कंसंट्रेशन का रिलेशन होता है उनके पार्शियल प्रेशर के साथ, इसलिए गैसेस के कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर की टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इफ गैसेस आर इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन, देन रेट ऑफ रिएक्शन मे बी एक्सप्रेस्ड एज एटमॉस्फेयर पर सेकंड, या इसको लिखेंगे एटमॉस्फेयर को एटीएम से रिप्रेजेंट करेंगे, एटीएम पर सेकंड। रेट ऑफ रिएक्शन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटेटिवली इन्वेस्टिगेटेड बाय विल्हेल्मी। ये जर्मन साइंटिस्ट हैं, इनका पूरा नाम है लडविग फर्डिनेंड विल्हेल्मी। इन्होंने 1850 में रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है। ही डिजर्व्स टू बी कॉल्ड फादर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। रेट ऑफ रिएक्शन की दो टाइप्स हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रेट ऑफ रिएक्शन is of two types. First, number one, average rate of reaction, and number two, instantaneous rate of reaction.
आमतौर पर जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो इससे हमारी मुराद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इतना सिग्निफिकेंट क्वांटिटी नहीं है, लेकिन हम बहरहाल इसको भी डिस्कस करेंगे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि गिवन टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना डिक्रीज हुआ या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना इंक्रीज हुआ। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन is change in concentration of reactants or products over specified time interval, यानी 10 मिनट हो, 15 मिनट, 30 मिनट, कोई भी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल आप ले लें, उस टाइम इंटरवल में इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, इस तरह करके आप चेंज इन कंसंट्रेशन फाइंड करें और उसको चेंज इन टाइम से डिवाइड कर लें। सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है, एक रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट को हमने शो किया कैपिटल आर से, प्रोडक्ट को शो किया कैपिटल पी से। इनिशियल टाइम है T1 और फाइनल टाइम T2। तो इनिशियल टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है R1 और फाइनल टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है R2। इनिशियल टाइम पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन P1 और फाइनल टाइम पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन P2। नाउ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस किया जाएगा डेल्टा X ओवर डेल्टा T एंड इट इज इक्वल टू, अगर आप प्रोडक्ट के लिहाज से लिखेंगे तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, या इसको आप यूं कर लें कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, इट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और चूंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होता जाएगा, इसलिए प्रोडक्ट का फाइनल कंसंट्रेशन ज्यादा है देन इनिशियल कंसंट्रेशन। इट मीन ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, ये चेंज पॉजिटिव है, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो पॉजिटिव। और अगर हम रिएक्टेंट्स की टर्म में लिखें तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, अब जनरली तो इसको डेल्टा X और डेल्टा T से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। नो, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब अलबत्ता इसमें एक प्रॉब्लम है कि रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन कम है और रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसलिए अगर आप रिएक्टेंट के लिहाज से लिखेंगे तो आपको लगेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव है। इसलिए आप यहां पर नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव होता नहीं है, लेकिन जब हम रिएक्टेंट के लिहाज से कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती नेगेटिव है। तो इस वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए हम जब रिएक्टेंट के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोबारा इस बात को समझें। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is less than initial concentration, therefore ये जो डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन है ये नेगेटिव होगा, क्योंकि आप स्मॉलर क्वांटिटी में से लार्जर क्वांटिटी को माइनस कर रहे हैं। यूं समझ लें कि आप 4 में से फाइनल 5 को माइनस कर रहे हैं, तो आंसर माइनस में आएगा। डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन इज नाउ नेगेटिव, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आप रिएक्टेंट से कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, और इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहां ये नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये नेगेटिव साइन के साथ हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आए। अदरवाइज ये होगा कि आप प्रोडक्ट से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, रिएक्टेंट से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो फिर ये कंफ्यूजन होगी कि रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप जब भी रिएक्टेंट से रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे
चूंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन को आप किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप किसी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में होने वाली चेंज को मॉनिटर करें तो भी रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, और किसी प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में होने वाली चेंज को ऑब्जर्व करें तो भी आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में होने वाली चेंज नेगेटिव है, सॉरी, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चूंकि इंक्रीज हो रही है, इसलिए प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में होने वाली चेंज पॉजिटिव है और रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। अलबत्ता रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, इसलिए रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में नेगेटिव चेंज आ रही है। तो इस जब आप रिएक्टेंट से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, बट रेट ऑफ रिएक्शन इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, देयरफॉर नेगेटिव साइन इज इंट्रोड्यूस्ड इन इक्वेशन। और यहां पर यह बात काबिल गौर है, प्लीज नोट दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज एवर डिक्रीजिंग बट नेवर नेगेटिव। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता जाएगा विद पैसेज ऑफ टाइम, चूंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसको हमने पॉजिटिव ही लिखना है। तो जनरली हम यूं लिखेंगे कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड divided by time of observation, or amount of reactant consumed divided by time of observation। और जब रिएक्टेंट के लिहाज से चूंकि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती जाएगी तो यहां नेगेटिव साइन से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर जो हमने एग्जांपल देखी, इसमें रिएक्टेंट का 1 मोल है और प्रोडक्ट का भी 1 ही मोल है। यहां देखें, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड टू 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। और जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल सेम हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कहता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की मैस सेम होगी, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल सेम होना जरूरी नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स नहीं एग्जिस्ट करता। तो यह भी हो सकता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल डिफरेंट हो। लेट्स सपोज यहां पर इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के 2 मोल्स हैं, प्रोडक्ट के 3 मोल्स हैं। अब जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल 1 से ज्यादा हों, तो आप जब रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो प्रोडक्ट का रेट ऑफ फॉर्मेशन है उसको प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे, और रिएक्टेंट के लिहाज से जो आपने रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया है, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। बल्कि इससे पहले आप एक ये रिएक्शन देखें, ये मुझे जरा आपको समझाने में आसानी हो जाएगी। सपोज रिएक्टेंट के 2 मोल हैं, प्रोडक्ट का 1 मोल बनता है। इसका मतलब है अगर आप रिएक्टेंट के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो वो डबल आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा कंज्यूम हो रहे हैं और प्रोडक्ट का उतने ही टाइम में 1 मोल बन रहा है, इसलिए प्रोडक्ट के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे तो वो कम आएगा, रिएक्टेंट के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे तो वो ज्यादा आएगा। तो इसका हल ये है कि आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जिसके लिहाज से भी रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर रहे हैं उसको उसके नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दें। अब इस इक्वेशन में ये डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, ये है रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, दिस इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट का रेट ऑफ कंजम्पशन ज्यादा है क्योंकि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा कंज्यूम हो रहे हैं, इसलिए रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट को आप उसके नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दें ताकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन की सेम वैल्यू आए। अब ये रिएक्शन देखें,
यहां पर रिएक्टेंट के 2 मोल हैं, प्रोडक्ट के 3 मोल बन रहे हैं। जितने टाइम में रिएक्टेंट के 2 मोल्स कंज्यूम होते हैं उतने ही टाइम में प्रोडक्ट के 3 मोल बन जाते हैं। 2 moles of reactants are being consumed but 3 moles of products are being formed। इसका मतलब है रिएक्टेंट के रेट ऑफ कंजम्पशन को 2 से डिवाइड कर दें और प्रोडक्ट के रेट ऑफ फॉर्मेशन को 3 से डिवाइड कर दें, ताकि इन दोनों के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू सेम आए। और एक बात जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप रिएक्टेंट के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, अदरवाइज रिएक्टेंट के लिहाज से जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लेंगे, जब आप रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट से रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो वैल्यू नेगेटिव आएगी और उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक जनरल रिएक्शन ये देखिए, A moles of capital A reacts with B moles of capital B to produce C moles of capital C and D moles of capital D। कैपिटल A और कैपिटल B रिएक्टेंट्स हैं, स्मॉल a और स्मॉल b इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं, कैपिटल C और कैपिटल D प्रोडक्ट्स हैं, स्मॉल c एंड स्मॉल d इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो जब आप इनका इस रिएक्शन का रेट लिखेंगे, इट इज प्रोडक्ट के लिहाज से रेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ इंक्रीज इन C विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको आप C के नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे और जब आप D का रेट ऑफ चेंज लेंगे तो इसको आप स्मॉल d से डिवाइड कर देंगे। जब आप रिएक्टेंट A का रेट ऑफ कंजम्पशन लेंगे उसको आप रिएक्टेंट A के नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे और -1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। और जब आप जब आप रिएक्टेंट B के रेट ऑफ कंजम्पशन से रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो रिएक्टेंट B के रेट ऑफ कंजम्पशन को रिएक्टेंट B के नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे और -1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। दिस वाज समरी ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।